हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको अर्थव्यवस्था में चैप्टर नंबर 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ पर भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहता है? ऑप्शन ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, सी 1 जुलाई से 30 जून तक, सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा, 1 अप्रैल शुरू होता है और 31 मार्च तक समाप्त होता है। उसके बाद अगले वित्तीय वर्ष से स्टार्ट हो जाता है। इसे आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, भारत एक राष्ट्र है। यहाँ बताना कि भारत कैसा राष्ट्र है? ऑप्शन ए विकसित, बी विकासशील, सी पिछड़ा, डी अत्यंत पिछड़ा। तो भारत एक कैसा राष्ट्र है? तो विकासशील राष्ट्र है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यहाँ बताना वो बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन है पटना, बी गया, सी शिवहर, डी नालंदा। तो बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना के। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। अब बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर की है। इसे भी साथ में याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? अभी जस्ट हम आपको बताया है। यहाँ पर बिहार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ऑप्शन मुजफ्फरपुर, बी दरभंगा, सी शिवहर, डी गया। तो बिहार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर की है। इसे याद रखना होगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ पर किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहता है? ऑप्शन सेवा क्षेत्र को, बी कृषि क्षेत्र को, सी औद्योगिक क्षेत्र को, डी इनमें से कोई नहीं। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहता है? तो कृषि क्षेत्र को। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। और किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहता है? तो औद्योगिक क्षेत्र को। और किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहता है? तो सेवा क्षेत्र को। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बिहार के अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? ऑप्शन है परिवहन, बी विनिर्माण निर्माण, सी व्यापार, डी कृषि। तो बिहार की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? तो कृषि है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, भारत में सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताएं भारत में सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ऑप्शन है 10 रुपया, बी 20 रुपया, सी 30 रुपया, डी 40 रुपया। भारत में सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 20 रुपया है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसको सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने आकलन किया था। साथ में से भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? ऑप्शन है समाजवादी, बी पूंजीवादी, सी मिश्रित, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो मिश्रित है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, निम्न से कौन हमारे रहन सहन स्तर को प्रभावित करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा निम्न से कौन हमारे रहन सहन को स्तर को प्रभावित करता है? ऑप्शन है राजकीय है, बी राष्ट्रीय है, सी प्रति व्यक्ति है, डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्न से कौन हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, बिहार की अर्थव्यवस्था में किसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताएं बिहार की अर्थव्यवस्था में किसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है निर्माण का, बी कृषि का, सी परिवहन का, डी व्यापार का। तो बिहार की अर्थव्यवस्था में किसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है? तो कृषि का। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, कार्य के पैसे जो पराशरी मिलता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ बता रहा आपको, जो कार्य करने पर जो पैसा हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है व्यय, बी आय, सी पूंजी, डी में सभी। तो कार्य करने से जो हमें पैसे मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो आय कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
यहाँ बताना राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है। ऑप्शन है वस्तुओं का मूल्य, बी सेवाओं का मूल्य, सी वस्तु और सेवाओं दोनों का मूल्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है, तो वस्तु और सेवाओं का दोनों का मूल्य, इसलिए राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, इनमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ बताना इनमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, जिसे आपको याद रखना होगा। इनमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। इनमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है, तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार ये तीनों ही बीमार राज्य है, जबकि महाराष्ट्र नहीं है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, बिहार में कितने प्रतिशत व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताएं बिहार में कितने प्रतिशत व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे हैं। ऑप्शन है 31.4%, बी 41.4%, सी 51.4%, डी 61.4%। बिहार में कितने प्रतिशत व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो 41.4%। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, ऊंची विकास दर से क्या होता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता ऊंची विकास दर से क्या होता है। ऑप्शन तेजी से समृद्धि होती है, बी गरीबी दूर होती है, सी देश विकसित देश की श्रेणी में आता है, डी ए और बी दोनों सही है। तो ऊंची विकास दर से क्या होता है, तो गरीबी दूर होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, राष्ट्रीय आय में क्या सम्मिलित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता राष्ट्रीय आय में क्या सम्मिलित है। ऑप्शन है घरेलू उद्योग से आय, बी विदेशों से प्राप्त आय, सी और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय में क्या सम्मिलित है, तो घरेलू उद्योग से आय और विदेशों से प्राप्त आय ये दोनों ही सम्मिलित है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, गोवा की प्रति व्यक्ति आय देश भर में क्या है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना गोवा की प्रति व्यक्ति आय देश भर में क्या है। ऑप्शन है न्यूनतम में, बी अधिकतम में, सी औसत से अधिकतम है, इनमें से कोई नहीं। तो गोवा के प्रति व्यक्ति आय देश भर में क्या है, तो अधिकतम है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो उससे प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर होगा। ऑप्शन कमी होगा, बी वृद्धि होगा, सी स्थिर रहेगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो वृद्धि होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। यहाँ पता है आपको राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। ऑप्शन है वितरण द्वारा, बी उपभोक्ता द्वारा, सी विनिमय द्वारा, डी उत्पादन क्रियाओं द्वारा। तो राष्ट्रीय आय का सृजन होता है तो उत्पादन क्रियाओं द्वारा। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी मूल योग विधि, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, उत्पादन गणना पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना उत्पादन गणना पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया। ऑप्शन है फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी, डी रूस। तो उत्पादन गणना पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया, तो ब्रिटेन ने किया। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, राज्य घरेलू उत्पादन का आकलन कैसे किया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता राज्य घरेलू उत्पादन का आकलन कैसे किया जाता है। ऑप्शन है स्थिर मूल्य पर, बी वर्तमान मूल्य पर, सी एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य घरेलू उत्पादन का आकलन कैसे किया जाता है, तो स्थिर मूल्य पर और वर्तमान मूल्य पर दोनों द्वारा, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, दादा भाई नौरी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब लगाया था। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना दादा भाई नौरी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब लगाया था। ऑप्शन 1893 में, 1867 में, सी 1869 में, डी 1868 में। तो दादा भाई नौरी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब लगाया था, 1868 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। और कितना लगाया था, तो 20 रुपया, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, विकसित राज्य में ऊंची क्या होती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना विकसित राज्य में ऊंची क्या होती है। ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, सी बचत एवं विनियोग,
सी पूंजी निर्माण दर, डी इनमें से सभी। तो विकसित राज्य में ऊंची क्या होती है? तो प्रति व्यक्ति आय। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अविकसित, बी विकसित, सी अर्ध विकसित, डी इनमें से कोई नहीं। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है? तो विकसित देश कहलाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता होगा राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन सार्वजनिक उपक्रमों की आय, बी उत्पादन के साधनों की आय, सी पारिवारिक आय, डी सरकार की आय। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो उत्पादन के साधनों की आय। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, श्रम का पारिश्रमिक क्या होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ श्रम का पारिश्रमिक क्या होता है? ऑप्शन ए ब्याज, बी लाभ, सी मजदूरी, डी लगान। तो श्रम का पारिश्रमिक क्या होता है? तो मजदूरी होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ पर भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए बिहार, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी गोवा। तो भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा की। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। और किस राज्य की सबसे कम है? तो बिहार की। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? अभी आपको जस्ट बताया है। यहाँ पर भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी बिहार, डी गोवा। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार की है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है? ऑप्शन ए ब्याज, बी वेतन, सी लाभ, डी हानि। तो पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है? तो ब्याज होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।